चलिए, जैसा कि हमने कहा था कि आज हम केवाईसी में रेलवे सेक्टर की बात करेंगे और इस पे क्रिसिल के मैनेजमेंट से चर्चा होगी। हाल ही में आई क्रिसिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक दशक में रेलवे सेक्टर ने ग्रोथ के नए आयाम छुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे के डेवलपमेंट के लिए सरकार ने FY16 से अब तक करीब 17,40,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है। रेलवे के आधुनिकीकरण से भारत की इकॉनमी को कैसे फ़ायदा हो सकता है, नई रफ्तार से एक पूरी तरीके से एक चेंज हो रहा है, जो उसमें क्या हाइलाइट्स हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसमें समझते हैं क्रिसिल के डायरेक्टर अनिकेत दानी से। अनिकेत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। रेलवे इतना बड़ा सेक्टर है कि कई बार ये समझ में नहीं आता कि बातचीत शुरू कहाँ से की जाए, किस सेगमेंट से इसको लिया जाए। तो चूंकि आपने रिसर्च की ही है, तो मुझे दो तीन जरा की हाइलाइट्स बताइए, फिर हम लोग उसको और डिटेलिंग करें। जैसे आपने कहा सर, इसमें पिछले 10 साल में लगभग 17 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है और ज्यादातर इन्वेस्टमेंट्स जो हुई है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में हुई है, टेक्नोलॉजी में हुई है और ऑपरेशनल एफिशिएंसीज इंप्रूव करने में हुई है। तो जो मेन एरियाज जिसमें ये इन्वेस्टमेंट हुई है वो 5-6 एरियाज हैं। एक तो नेटवर्क एक्सपेंशन में हुआ है, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ नेटवर्क में हुआ है, जहाँ पे पूरे ऑलमोस्ट 95% ट्रैक्स इलेक्ट्रीफाई हो चुके हैं। हाई स्पीड डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स में इन्वेस्टमेंट हुआ है। रोलिंग स्टॉक जो है हमारा, आइदर लोकोमोटिव या कोचेस या डिब्बे, उनका मॉडर्नाइजेशन में खर्चा हुआ है। सेफ्टी एनहांसमेंट्स में भी खर्चा चालू है, जहाँ पे कवच टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। और बाकी दो एरिया जो है वो स्टेशन रीडेवलपमेंट और डिजिटल इनोवेशंस में हुए हैं, जहाँ पे डिजिटल में टिकटिंग, केटरिंग में हो रहे हैं। जी अनिकेत जी, एक सवाल पहले तो ये नेटवर्क वाला। हमने देखा कि आज़ादी के बाद से अब तक एक ट्रैक जो हमारा हावड़ा से दिल्ली वाला, इस पर सबसे ज़्यादा लोड था, सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ, सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तार या बड़ी एक्सप्रेसवे इस पर चलती थी। तो ज़्यादातर चूँकि उसी पर लोड आता था, दूसरी तरफ बहुत ही डिस्पर्स टाइप की ट्रैकिंग थी। क्या अब ऐसा है कि दूसरी लाइन की तरफ भी जोर बढ़ा है, फोकस बढ़ा है और ट्रैक्स पे दबाव कम हुआ है? नहीं, ट्रैक्स की टेक्नोलॉजी भी बढ़ी है और दबाव कम हुआ है। तो जो आप देखोगे, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ट्रैक हो रहा है या जो भी सिग्नलिंग सिस्टम ऑटोमेशन हो रहा है, तो वो सबसे काफी बदलाव हुआ है। ओके अच्छा, एक चीज़ और, जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में नंबर ऑफ ट्रेन्स को मॉडर्नाइज किया जा रहा है काफ़ी तेज़ी से, जिसमें वंदे भारत या और इस तरीके की तेजस और बहुत सारी ट्रेन्स जो नए। लेकिन हम लोगों ने रिसेंटली एक चीज़ देखी कि हाई टेक्नोलॉजी की बहुत सारी ट्रेनें तो चढ़ी, लेकिन जो डिमांड सप्लाई है उसमें एक बहुत बड़ा मिसमैच है, क्योंकि बहुत सारी बड़ी आबादी को जो कि अभी उस वंदे भारत में शायद नहीं जा सकती या नहीं जा पा रही है, उसके तरफ थोड़ा डिफोकस हुआ है क्या रेलवे? नहीं, अभी तो देखिए, शुरुआत है। आप अगर वंदे भारत की बात करोगे तो 82 वंदे भारत ट्रेन चालू हैं, बट गवर्नमेंट का इरादा है कि 2047 तक 4,500 वंदे भारत ट्रेन हो जाए। तो जब भी इतने स्केल पे ट्रेन हो जाएंगी, तभी तो टिकटिंग जो है प्राइजेस वो भी कम हो ही जाएंगे और अफोर्डेबल हो जाएगी वो सबके लिए। ओके कोशिश तो कर रहे हैं ये, लेकिन जो जिन लोगों ने ये वंदे भारत बनाई थी, मैं उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रहे थे कि बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन एक समय ऐसा आया था कि पूरा फोकस उसी पे चला गया था। नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन्स या जो ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उसकी बजाय ज़्यादातर पूरा रेलवे का फोकस था कि वंदे भारत चलाओ, फैंसी गाड़ियाँ चलाओ। क्या उससे अब थोड़ा सा डाइवर्जन हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं, वैसे नहीं है, क्योंकि आप नॉर्मल ट्रेन भी देखोगे जो जिसमें कोच मॉडर्नाइजेशन हुआ है। जैसे हम लोग के नॉर्मल ट्रेन के जो कोचेस होते हैं उसमें भी अभी जर्मन टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। तो नए 23,000 डिब्बे उसमें भी लग चुके हैं, जो जर्मन टेक्नोलॉजी यूज करके बनाए गए हैं। तो मतलब जो नॉर्मल है एडवांसमेंट्स वहां पे भी हो रहे हैं, और ये जो नए डिब्बे लगे हुए हैं वो ज्यादा बेहतर है और उनकी स्पीड भी ज्यादा हो सकती है। तो काफी सालों से आप देखोगे कि नॉर्मल ट्रेन की जो स्पीड थी वो पहले काफी कम थी, अभी फिर भी उसके हिसाब से काफी बढ़ चुकी है। तो अभी ये जो डिब्बे लगे हुए हैं वो मैक्सिमम 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा सकते हैं। राइट दानी जी, चूँकि ट्रेन में एक बार ये बात आई थी, कवच बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आपने भी उसका जिक्र किया कि स्पीड के साथ एंटी कोलिजन डिवाइस जो कवच है
उसका हुआ, लेकिन उसको लगाने का काम थोड़ा स्लो लग रहा है क्या? उसमें अभी तो पायलट फेज चालू था, टेस्टिंग चालू थी। तो अगर आप देखो तो 1500 किलोमीटर में कवच लगाया गया है, उसकी टेस्टिंग हो रही थी जो अभी पूरी हो चुकी है। तो अभी गवर्नमेंट का प्लान है ये टेस्टिंग पूरी होने के बाद आरएफपी फ्लोट करके फिर पूरे 44,000 किलोमीटर पे ये कवच स्कीम इम्प्लीमेंट होगी। और गवर्नमेंट का प्लान है कि कुछ अगले 5-8 साल में ये हो जाना चाहिए। ओके, तो ये था कैपेसिटी एक्सपेंशन और नेटवर्क का। अब आते हैं रेलवे के जो स्टेशन मॉडर्नाइजेशन पे काफ़ी काम हुआ है और बहुत बहुत सारे स्टेशन में होगा, क्योंकि छोटे छोटे स्टेशन को भी काफ़ी अपग्रेड किया गया है। रेलवे के पास बहुत सारी ज़मीन है जिसको वो पीपीपी मॉडल में करना चाहते थे, लेकिन वो पिछले नॉट दिस गवर्नमेंट 15-20-30 सालों में भी वो मॉडर्नाइज नहीं हो पा रहे। उसके पीछे क्या रीज़न लगता है? ये आपको लगता है कि एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है? ये अपॉर्चुनिटी तो बहुत बड़ी है क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में ये होता है। जैसे काफी ट्रेन के स्टेशन मॉडर्नाइजेशन होते हैं, उनके आजू बाजू का जो एरिया है वो रेलवे के अंडर आता है। वहां पे भी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, रिटेल कॉम्प्लेक्स होते हैं, वहां से भी पैसा जनरेट होता है। तो गवर्नमेंट ने भी ये स्कीम तो लॉन्च की है और उन्होंने कहा है कि लगभग 550 स्टेशन पहले स्टेज में करेंगे। 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। तो होपफुली इससे जो भी डेवलपमेंट होगी वो मेनली टियर 2 स्टेशंस पे फोकस्ड है। तो मतलब वो काफी अच्छा है नॉर्मल पब्लिक के लिए भी। उसके बाद तो बट डेफिनेटली बाकी सब स्टेशंस में भी ये डेवलपमेंट हो ही जाएगी। बट अनिकेत, ये एक्सपेडाइट क्यों नहीं हो पा रहा है? इसमें दिक्कत क्या हो रही है? आपको क्या लगता है क्यों प्रॉब्लम है इसमें? इसमें एक तो प्लानिंग काफी लगती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मॉडर्नाइजेशन मतलब छोटा मोटा काम कर रहे हो। ये मॉडर्नाइजेशन में काफी कुछ चेंज करना पड़ेगा आपको। कॉम्प्लेक्सेस देखने पड़ेंगे, प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी कि कैसे डेवलप करें स्टेशन को। क्या रिटेल स्टोर्स लाएं, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस लाएं, या तो फिर जो स्टेशन का प्लान है वो कैसे चेंज करें ताकि लोगों को चलने के लिए जगह हो, वेटिंग एरियाज प्रॉपर हो। फिर डिजिटाइजेशन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि ई टिकटिंग हो जाए ताकि लंबी लंबी कतारें ना लगे, फटाफट टिकटिंग हो जाए लोगों के लिए। तो ये सब में थोड़ा प्लानिंग तो स्टेज लगेगा और हर स्टेशन की कैपेसिटी के हिसाब से कि कितने पैसेंजर्स आ रहे हैं उस स्टेशन पे, उसके हिसाब से कितना डेवलपमेंट करना है उसमें थोड़ा तो वक्त लगेगा। रेलवे का जो रेलवे में डाइवेस्टमेंट की भी एक बात चली थी, उसमें ये था कि उसमें भी देखिए अनिकेत जी, लैंड यूज़ का बड़ा प्रॉब्लम आया था ना, जिसमें कि मैं कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ। उसमें हुआ तो वो जो लैंड यूज़ करते हैं उसकी जो डील्स थी वो बार बार साइन होती, तो फिर रेलवे मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री के बीच में बहुत झंझट चलता रहता। आपको लगता है कि रेलवे के पास एक्सेस लैंड बहुत है, रेलवे को बहुत ज़्यादा और थोड़ा पीपीपी मॉडल पे लाने की ज़रूरत है और कुछ चीज़ें प्राइवेटाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सारा जो खर्चा हो रहा है 17,40,000 करोड़ या आगे और होगा, ये सब लोन लेके हो रहा है। अभी रेवेन्यू जनरेशन पे कोई फोकस नहीं है। ये डेफिनेटली प्राइवेट पार्टिसिपेशन की जरूरत तो है, बट जैसे आपने कहा वो अभी तक पिकअप हुआ नहीं है। बट आप अगर एग्जांपल रोड्स एंड हाईवेज का ले लो तो वहां पे वो काफी अच्छे से पिकअप हुआ है। तो गवर्नमेंट को ये देखना पड़ेगा कि फॉरेन कंट्रीज में क्या हो रहा है और इंडिया के लिए कौन से पीपीपी मॉडल्स काम करेंगे। तो अगर उस पे काम हो सके ताकि वो प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए बेनिफिशियल हो जाए तो डेफिनेटली आ ही जाएगा प्राइवेट पार्टिसिपेशन रेलवेज में भी। और अपॉर्चुनिटी तो इसमें बहुत बड़ी है। ये जो अभी मैं जो आपसे कहता हूँ कि पैसे बहुत खर्च हो रहे हैं लोन पे, अभी मान लीजिए 1 रुपये रेलवे खर्च करती है तो उसमें उसकी कमाई कितनी हो रही है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे को ठीक से। मैं कह रहा हूँ कि रेलवे ने अगर 1 रुपये खर्च किया तो उसका रिटर्न उसको कितना मिल रहा है अभी? वैसे रिटर्न कैलकुलेट करना तो डिफिकल्ट है कि खर्च किया तो कितना रिटर्न मिल रहा है। बट आप जैसे देखोगे लोगों के लिए सुविधा तो बढ़ ही रही है। और आप टोटल गवर्नमेंट का रेवेन्यू देखोगे तो जो रेलवे से आता है 70% तो गुड्स ट्रेन से आता है, जो माल वाहक ट्रेन है। तो और बाकी पैसेंजर में तो इतना नहीं आता, बचा हुआ 30% ही आता है। तो उसको तो बहुत चैलेंज मिल रहा है हाई क्लास की रोड से। यही तो एक प्रॉब्लम थी कि इतनी अच्छी सड़कें बन रही हैं, एक्सप्रेसवे बन रहा है। आप देखिए मुंबई से दिल्ली का ही एक एक्सप्रेसवे बन गया है, मुंबई से नागपुर का
तो रोड सेक्टर से काफ़ी गुड्स जा रहे हैं, तो वो भी रेलवे के लिए एक चैलेंज के तौर पे सामने आ रहा है। तो अभी जो बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेशन का पार्ट है, वो आगे जाते हुए आपको लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल होगी रेलवे को रेवेन्यू जनरेट करने में? नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा, क्योंकि आप जितने लंबे रोड्स बनाओगे, कार्स में वो जो ट्रेन की सुविधा होती है, राइट, क्योंकि आप अगर देखोगे तो 15-16 घंटे ट्रैवल करना है, तो ट्रेन में जो सुविधा होती है स्लीपर कोचेस की या नहीं टॉयलेट नहीं, की। मैं गुड्स की बात कर रहा हूँ अनिकेत। अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कराना है, हाँ, तो गुड्स मालगाड़ी की बजाय मैं ट्रक से भेजूंगा ना। इतनी अच्छी रोड्स हैं और बहुत कम समय में पहुंच जाते हैं। नहीं तो तो गुड्स 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 में आप देखोगे तो अभी गवर्नमेंट ने 2 डेडिकेटेड फ्रेट रोड्स बनाए हुए हैं। उसमें से एक तो पूरा ऑपरेशनल हो चुका है, दूसरा ऑलमोस्ट 95% ऑपरेशनल है। और गवर्नमेंट ये कर रही है कि ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है वो ऑलमोस्ट ट्रैक पोर्ट के पूरा नजदीक तक लेके जाएंगे। तो जो एफिशिएंसी पहले नहीं थी, क्योंकि पहले वो काफी रोड से दूर तक माल उतरना पड़ता था और फिर रोड के थ्रू ट्रांसपोर्ट करना पड़ता था पोर्ट तक। अभी जब ट्रैक पूरा पोर्ट तक चला जाएगा, तो कॉस्ट जो होती है ना पर टन या पर यूनिट ऑफ फ्रेट, वो रेल में काफी कम होती है। तो अगर एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और कनेक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, तो रोड से कंपटीशन इतनी नहीं आएगी। ओके। और ये जो पैसेंजर वाला है, इसमें एक छोटा जवाब कि क्या, मतलब मेरा पॉइंट ये है कि रेलवे जितना खर्चा कर रही है, अगर वो सेल्फ सस्टेनेबल नहीं बनेगी तो फिर थोड़ा दिक्कत आएगी आने वाले समय में। आप कह रहे हो सस्टेनेबल नहीं है? नहीं, सस्टेनेबल लगता है आपको क्या मॉडल जो जिस तरह से रेलवे चल रहा है अभी? नहीं, ये सस्टेनेबल मॉडल तो होगा कि इंडिया का जीडीपी जैसे ग्रोथ होते जाएगी, वैसे ही जो ट्रांसपोर्ट या लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है वो कम करने की जरूरत है। क्योंकि इंडिया को अगर एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव होना है, तो डेफिनेटली लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करनी पड़ेगी, क्योंकि वो एक सबसे बड़ी कॉस्ट है जो ट्रांसपोर्ट होता है गुड्स उसमें। तो अगर वो कम कर पाएंगे और वो रेलवे अगर प्रॉपर नेटवर्क हो गया और कनेक्टिविटी प्रॉपर हो गई, तो ये एक सपोर्ट पॉइंट होगा वो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करने में। तो ये डेफिनेटली जरूरी तो है और स्कोप भी काफी है। ओके, 4% तक लाना चाहिए फ्रेट कॉस्ट, तभी बढ़िया बन पाएगा। क्योंकि अभी हम लोगों के यहाँ 10, 12, 14, 17% तक फ्रेट कॉस्ट जाती, जो कि आइडियली 4 to 6% मैक्सिमम होनी चाहिए। तो ये एक चैलेंज है रेलवे के लिए भी और रोड ट्रांसपोर्ट के लिए। इसलिए सरकार ने गति शक्ति योजना शुरू की थी, जो इंटर क्रॉस करेगी और कॉस्ट कम हो लॉजिस्टिक्स की। खैर, एनीवे सर, बहुत बहुत शुक्रिया अनिकेत सर, बहुत अच्छे से बताया आपने कि क्या क्या इसमें रेलवे में चल रहा है और किस तरीके से कंपनियां काम कर रही हैं। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।